राम राम दोस्तों, स्वागत आपका हरियाणा जी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे डिविजनल अकाउंटेंट का 2016 में जो पेपर हुआ था वो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर सीरीज़ है जो सीईटी मेंस के लिए, हरियाणा पुलिस, एसआई और एसटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? तो ये पूछ रखा है, नहीं निकलती शिवालिक से। तो ये कौन सी नहीं निकलती? यमुना नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। तो ये कहाँ से निकलती है? यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से ना निकलकर हिमालय की जो बंदरपुच श्रेणी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। मध्य हिमालय की, देखो भाई ये भी पूछ सकते हैं, मध्य हिमालय की बंदरपुच श्रेणी और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी प्रमुख नदियाँ, जो सहायक नदियाँ हैं वो भी देख लो। टॉन्स, हिंडन, केन, बेतवा और चंबल, ये हैं यमुना की सहायक नदियाँ। देखो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और हिमालय की जो बंदरपुच श्रेणी है ना, उसमें है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टॉन्स, हिंडन, केन, बेतवा, चंबल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में है। यह 121 देशों का एक संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो है वो कितने देशों का संगठन है? 121 देशों का एक संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस, तो किसने मिलकर किया था? भारत एवं फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। देखो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। 121 देशों का एक संगठन है। ये पूछे कितने देश? 121 देश हैं। इसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इसका क्षेत्र मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के बीच के देशों के लिए है। तो इसका क्षेत्र भी पूछ लें भाई, तो कौन सी कर्क और मकर जो रेखा है उनके बीच के जो देश हैं उनके लिए है। 121 देश हैं और 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया था। और भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाख महीने में। किस महीने में हुई थी? बैसाख के महीने में खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के अवसर पर हुई थी 1699 ईस्वी में। तो किस ईस्वी में? 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही इन्होंने सिखों की एक सैन्य संप्रदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। तो सिखों को एक सैन्य संप्रदाय के रूप में किसने संगठित किया था, मतलब परिवर्तित किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने ही पाहुल प्रथा को प्रारंभ किया था। तो पाहुल प्रथा किसकी है? सिखों की। किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तथा सिखों को पंचमकार, तो पंचमकार क्या हैं? केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने को कहा था। तो सिखों को जो पंचमकार हैं उसमें क्या क्या आएंगे? केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। इनको धारण करने के लिए भी किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक है। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार किसे कहा जाता था जिसकी मृत्यु 8/7/2012 को हुई थी? तो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कौन थे? तो ये थे राजेश खन्ना। कौन थे? राजेश खन्ना थे। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार किसे कहा जाता है? तो राजेश खन्ना को बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो ये है गुरुग्राम, बहादुरगढ़, हिसार, दिल्ली, एनसीआर में शामिल।
तो ये सारे ही एनसीआर में सम्मिलित हैं। हिसार भी एनसीआर में है, सोनीपत भी, बहादुरगढ़ भी और गुरुग्राम भी। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था। अकबर के समय में संपूर्ण भारत को जीत लिया था। और 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो अकबर की माँ थी। तो देखो भी कब इसका जन्म हुआ था अकबर का? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। 1556 में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर में। और कब हुआ था? 1556 में, 13 वर्ष की आयु में। और अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? तो कौन सा तीर्थ है? सतकुब्बा तीर्थ। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन होता है जिसमें भारी संख्या में। तो सतकुब्बा कहाँ है? सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में क्या है? सतकुब्बा तीर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच में पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना का उद्गम कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर जो बंदरपूछ है वहाँ से हुआ था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ टॉन्स, हिंडन, केन, बेतवा, चंबल ये हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। हरियाणा के लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें पूछ रखी हैं, ये हैं 10। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, 10 में से लोकसभा की 10 सीटों में से 2 सीटें एससी रिजर्व हैं। ये पूछें कि लोकसभा की 10 सीटों में से एससी रिजर्व कौन कौन सी हैं? तो 2 सीटें हैं। सीपीयू का निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है? MIPS से। सीपीयू का कार्य निष्पादन MIPS से मापा जाता है। कार्य निष्पादन पूछ रखा है तो MIPS। मशीन कोड इंस्ट्रक्शन की वह संख्या जिसे कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम को निष्पादित करते हुए प्रोसेस कर सकता है उसे MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड इसका आएगा। फुल फॉर्म क्या आएगी? मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड में मापा जाता है। MIPS मशीन इंस्ट्रक्शन की संख्या मापती है जिसे कंप्यूटर 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो चीनी मिल है शाहबाद में। शाहबाद नामक स्थान पर है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में चीनी मिल है। सारे भारत के शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो किस मेले में भाग लेते हैं? ये लेते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है सारे भारत के शिल्पी और कलाकार इसमें भाग लेते हैं और ग्रामीण भारत के कल्चर और ट्रेडिशनल को ये दिखाते हैं। ठीक है। 2 सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण क्या है? तो 2 सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण क्या है? तो इसका उचित कारण है उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। 2 सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं। 2 सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, इसका उचित कारण क्या है? उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है। उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबित कणों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है।
पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? तो गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? पेहोवा को। पितरों के श्राद्ध के लिए किसको? पेहोवा को। पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा स्थल को दिया गया है। इसका प्राचीन नाम प्रथुदक। प्राचीन नाम क्या है पेहोवा का? प्रथुदक। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस तीर्थ को की रचना किसने की थी? प्रजापति ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में की गई थी। तो इसकी रचना किसने की थी? प्रजापति ब्रह्मा ने पेहोवा तीर्थ की। किसी संख्या का 16% 216 है, उस संख्या का 27% कितना हुआ? ये मैथ का क्वेश्चन आ गया भाई। तो इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है सेकंड। हरियाणा का मुहावरा चिलम्बरना का अर्थ क्या है? तो चिलम्बरना का अर्थ है खुशामद करना। ये हरियाणवी मुहावरा है। चिलम्बरना का अर्थ क्या है? खुशामद करना। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो राखी गढ़ी किस जिले में है? राखी गढ़ी है हिसार जिले में। कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अवशेष स्थल राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा संस्कृति क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा के टीले को सर्वप्रथम जानकारी किसे हुई थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। तो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। सार्वजनिक रक्तदाता किस रक्त वर्ग में आता है? तो किस रक्त वर्ग में आता है? ओ में। सार्वजनिक रक्तदाता किस रक्त वर्ग में आता है? ओ में। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इसे पैंथरा टाइग्रिस भी बोलते हैं। जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो क्या है? बाघ है। इसे क्या बोलते हैं? पैंथरा टाइग्रिस भी बोलते हैं। धुलाई का सोडा का आम नाम क्या है? तो धुलाई के सोडे का आम नाम क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। धुलाई के सोडे का आम नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो संस्कृत का ग्रंथ है श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम। इसके लेखक कौन है? तो ये है पंडित विद्यानिधि। संस्कृत का ग्रंथ है श्री भक्त फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन है? पंडित विद्यानिधि। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो ये रखी गई थी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी 1956 में। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री और ये उस टाइम का भी जापानी। तो इसमें ये पूछ सकते हैं जापानी भाषा के कोर्स की शुरुआत कौन से विश्वविद्यालय में की गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी 1956 में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? ये है भाई यादवेंद्र गार्डन। क्या है? यादवेंद्र गार्डन। और ये 17वीं सदी में बना मुगल शैली जैसा लगने वाला उद्यान है। 17वीं शताब्दी में बना था पिंजौर गार्डन, जो यादवेंद्र गार्डन है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पटियाला राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो पटियाला राजवंश के शासक हैं उनके द्वारा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खंडवा। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहा जाता है? खंडवा। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी।
कौन सी नदी है? यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम उत्तराखंड की यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपुर से श्रेणी से हुआ है। यह गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। तो गंगा के दाएं तट से मिलती है, ये प्रमुख सहायक नदी है गंगा की। और तट पूछ ले तो दाएं तट से। ठीक है भाई। प्रशासन के प्रयोजन के लिए भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली देश राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो अब हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटी हैं और 28 राज्य हैं। कितनी हैं? 8 यूटी और 28 राज्य हैं। ये तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो तीज का त्योहार आता है सावन के महीने में। तीज का त्योहार कब आता है? सावन के महीने में। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो दारूहेड़ा राजमार्ग है दिल्ली जयपुर। दिल्ली से जो जयपुर को राजमार्ग जाता है ना, वहाँ पे कौन सा है? दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली से जयपुर। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति कौन है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुका है? तो कौन है ये? एन संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे थे। तो क्या भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे थे? कौन? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल कब से कब है? 1977 से 82। तो कार्यकाल कब से कब तक है? 1977 से 82। इससे पूर्व वह लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। नीलम संजीव रेड्डी क्या है? भारत के 6ठे राष्ट्रपति रहे हैं। कार्यकाल 1977 से 82 तक है। इससे पूर्व वह लोकसभा अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं। तो भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है भी। काला तितर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ये है सिरसा जिले में। कहाँ है? ये है सिरसा जिले में। काला तितर पर्यटन स्थल है सिरसा जिले में। देखो भाई, सिरसा के अबू शहर में स्थित है काला तितर पर्यटन स्थल। और राज्य के अन्य पर्यटन स्थल हैं वो भी देख लेते हैं। किंगफिशर अंबाला में है, रेड रोबिन भिवाड़ी में, डैरंगो दादरी में, ब्लू बर्ड हिसार में, शमा गुरुग्राम में, बुलबुल जींद में, अरियाल नरवाना जींद में, कोयल कैथल में, पैराकीट पीपली कुरुक्षेत्र, स्काईलार्क काला अम्ब पानीपत, ब्लू जेस मालखा पानीपत, जंगल बबलर दारूहेड़ा रेवाड़ी, सैंड पाइपर रेवाड़ी, चकोर कहाँ है? सोनीपत में है। रेड बिशप कहाँ है? पंचकुला में है। देखो भाई, रेड रोबिन तो है भिवाड़ी में और रेड बिशप है पंचकुला में। मैना नौरंग कहाँ है? रोहतक में। तो ये क्या है? पर्यटन स्थल थे। शून्यकाल क्या है? तो शून्यकाल क्या है? देखो भाई, शून्यकाल क्या है? संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे आरंभ होता है। तो शून्यकाल कब होता है? संसद में शून्यकाल होता है दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, जिसमें सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। तो शून्यकाल में क्या होता है? सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई तत्काल का मुद्दा है उसको उठाएंगे शून्यकाल में, जिन्हें ये नहीं कहा जा सकता भाई इसको बाद में देख लेंगे। यह संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को निर्दिष्ट करता है। तो प्रश्नकाल के बाद में आएगा क्या? शून्यकाल। दोपहर के 12 बजे आरंभ होता है और ये महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं जो भाई विलंबित नहीं किए जा सकते। तो शून्यकाल कब आरंभ होता है? प्रातकालीन अपराह सत्रों के बीच। प्रातकालीन तथा अपराह सत्रों के बीच का अंतराल।
कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? तो कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं अपने बाजू में पहनती, कहाँ पहनती हैं? बाजू में। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से। कहाँ से शुरू हुआ था? अंबाला छावनी से। हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज अंबाला छावनी से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हरियाणा में तो अंबाला से शुरू हुआ था और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। उस दिन रविवार था। मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और उस दिन क्या था? रविवार था। और हरियाणा में पूछ रखा है तो हरियाणा में अंबाला से। समुद्री हवा बहती है तो समुद्री हवा किस साइड बहती है? दिन के समय। कब बहती है समुद्री हवा? दिन के समय। कब बहती है समुद्री हवा? दिन के समय में बहती है। बर्मा अभी जो म्यांमार है कब भारत से अलग हुआ था? तो ये कब भारत से अलग हुआ था? बर्मा जो म्यांमार है कब भारत से अलग हुआ था? ये हुआ था 1937 में। कब? बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में। बर्मा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ था। तो बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ये भारत से अलग हुआ था बर्मा 1937 में। द न्यू टैक्स रेगुलेशन कम इनटू इफेक्ट लास्ट वीक। तो इसमें क्या बताना है? द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस। तो इसमें इफेक्ट क्या है? नाउन की तरह प्रयोग हुआ है, संज्ञा की तरह प्रयोग हुआ है इफेक्ट। द प्लूरल ऑफ मंकी इज। तो इसका प्लूरल बताना है। क्या आएगा? मंकीज। MONKEYS। मंकी का मंकीज। MONKEYS मंकीज। In each of the following questions, find out which part of the sentence has an error. If there is no mistake, the answer is no error. तो इसमें एरर बतानी है। तो इसमें आएगा ये, इसका सेकंड आएगा भाई, देख लेना। ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज़। द आंसर इज़ नो एरर। तो ये इसमें इसका आंसर आएगा सेकंड। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग। इसमें अल्टरनेटिव बताना है इसमें। रुचि said that they must have a test too। इसका आएगा सेलिब्रेट द विक्ट्री। क्या आएगा? सेलिब्रेट द विक्ट्री। चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो ग्रामर के हिसाब से कौन सा इसमें रॉन्ग है ये बताना है। तो इसमें आएगा भाई फर्स्ट, ही कैरीड लिटिल मीनू एंड आई ऑन हिज शोल्डर्स। तो इसमें ये फर्स्ट जो है ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यानी मीनू एंड मी का प्रयोग होगा। मीनू एंड मी का प्रयोग होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दैट। इसमें भी अल्टरनेटिव बताना है। क्या बताना है? अल्टरनेटिव, आई डैश टू द टीचर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। तो इसका क्या आएगा?
ये अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव बताना है। तो इसमें आई डैश टू द टीचर, तो इसमें आएगा आई अपोलाइज्ड टू द टीचर फॉर कमिंग लेट टू स्कूल। मतलब ये इसमें क्या है, माफ़ी मांगना। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? तो चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। इसमें आएगा चतुराई। क्या आएगा? चतुर का भाववाचक संज्ञा होगा चतुराई। चैन शब्द का विलोम क्या है? तो चैन शब्द का विलोम है बेचैन। क्या होगा? बेचैन होगा। कहानी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? कहानी शब्द का बहुवचन रूप है कहानियाँ। क्या है? कहानियाँ। आसमान का पर्यायवाची शब्द है। आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये है आकाश। आसमान का पर्यायवाची शब्द है आकाश। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये है बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और अनुच्छेद कौन सा है? 110। अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है और वही निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, भी धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में? तो केवल और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है? 110 में यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा। तो अनुच्छेद कौन सा है? 110 है। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का ये पूर्ण रूप होगा। और इसका प्रयोग विश्वसनीय रूप से डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान करने और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। एडोब द्वारा आविष्कृत पीडीएफ अब अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा संपोषित एक ओपन स्टैंडर्ड है। हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता है, जिसे क्या कहा जाता है? हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर वेब पेज के लिए एक अनूठा पता होता है, जिसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। क्या कहा जाता है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। कपटपूर्ण समझौता का अध्ययन है। तो कपटपूर्ण समझौते का अध्ययन क्या है? कपटपूर्ण अल्पाधिकार। कपटपूर्ण समझौते का अध्ययन क्या है? कपटपूर्ण अल्पाधिकार। प्रतिगामी का सिद्धांत विकसित किया किसने किया? सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में। तो प्रतिगामी का सिद्धांत जो था किसने विकसित किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1877 में। DGTD से क्या तात्पर्य है? तो इसे क्या तात्पर्य है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट।
DGTD से क्या तात्पर्य है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट। DGTD क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट। MRTP अधिनियम के अनुसार एकमात्र प्रभावी कंपनी के पास बाजार की हिस्सेदारी होगी, तो क्या होगी? 25%। MRTP अधिनियम के अनुसार एकमात्र प्रभावी कंपनी के पास बाजार की हिस्सेदारी कितनी होगी? 25% होगी। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अधिनियम 1969 के तहत अब एकमात्र प्रभावी कंपनी के पास बाजार की हिस्सेदारी 25% तक होगी। SCSI से क्या तात्पर्य है? तो SCSI से तात्पर्य क्या है? इनमें से कोई नहीं होगा भाई। SCSI से तात्पर्य है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SYSTEM सिस्टम INTERFACE, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI से तात्पर्य है। निम्न में से कौन सा समन्वय के लाभ के लिए जरूरी नहीं है? तो ये कौन सा जरूरी नहीं है? प्रभावी पर्यवेक्षण। प्रभावी पर्यवेक्षण मानव संबंध सिद्धांत केंद्रित करता है, तो क्या केंद्रित करता है? व्यक्तियों की भूमिका। मानव संबंध सिद्धांत केंद्रित करता है, मानव संबंध सिद्धांत केंद्रित करता है व्यक्तियों की भूमिका को। GATT गैट अस्तित्व में कब आया था? तो गैट अस्तित्व में आया था 1948 में। कब आया था गैट अस्तित्व में? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 23 देशों ने कस्टम टैरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। तो गैट किस लिए था? कस्टम टैरिफ को कम करने के लिए। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 23 देशों ने इस पर साइन किए थे। और गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो गैट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 23 देशों ने इस पर साइन किए थे कस्टम टैरिफ को कम करने के लिए। और गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौते में बदलाव और उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है। भारत में 20 के सदस्य देश हैं। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड का मुख्यालय कहाँ है? गैट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है। और गैट के स्थान पर WTO ने 1 जनवरी 1995 से गैट का स्थान ले लिया था। तो विश्व व्यापार संगठन ने 1995 में 1 जनवरी 1995 में गैट का स्थान ले लिया था। गैट की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। और 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। 23 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। विशेष दिनांक पर वित्तीय स्थिति विवरण, तो क्या है ये? ये है वित्तीय विवरण में डैश की संपत्ति, देनदारी एवं व्यापारिक संस्था की पूंजी का वर्णन होता है। तो क्या है ये? कथन है। IP एड्रेस का गठन किया गया था। तो IP एड्रेस का गठन किया गया था कब? गठन किया गया था 32 बिट्स। क्या IP एड्रेस में क्या है? 32 बिट्स हैं। क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस एक संख्यात्मक लेवल है। तो ये IP एड्रेस क्या है? एक संख्यात्मक लेवल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइसेस को आवंटित करता है। TCP और IP के डिज़ाइनर ने IP एड्रेस को 32 बिट्स नंबर के रूप में परिभाषित किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के नाम से जाने जाने वाली यह प्रणाली आज भी उपयोग में है। तो क्या है? IP एड्रेस में 32 बिट्स हैं। क्या है? 32 बिट्स हैं। पूंजी बजट को कहा जाता है। तो पूंजी बजट को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है निवेश निर्णय लेना, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत व्यय की योजना। इसमें आएगा पूंजी बजट को। उपयुक्त सभी कहा जाता है। निवेश
पूंजीगत निवेश निर्णय लेना, पूंजीगत व्यय निर्णय, पूंजीगत व्यय की योजना, उपयुक्त सभी। विभिन्न विज्ञापन के माध्यम विभिन्न उत्पादों के लिए हैं। तो क्या है विभिन्न विज्ञापन के, तो इसमें क्या आएगा उचित। विभिन्न विज्ञापन के माध्यम से उचित विभिन्न उत्पादों के लिए हैं। समझ नियंत्रण समझ के कारक को नहीं दर्शाता। तो क्या है कैसे नियंत्रण करें। समझ नियंत्रण समझ के कारक को नहीं दर्शाता, कैसे नियंत्रण करें। सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण हैं इस सॉफ्टवेयर के। तो किसके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके उदाहरण हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सॉकेट और विंडसॉक उदाहरण हैं किसके हैं, ये हैं एपीआई के। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक इंटरफेस होता है जो किसी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग को सरल करता है। यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से दो एप्लीकेशन आपस में संचार कर सकती हैं। सॉकेट और विंडसॉक इसके उदाहरण हैं। तो सॉकेट और विंडसॉक किसके उदाहरण हैं, एपीआई के। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और सॉकेट और विंडसॉक किसके उदाहरण हैं, एपीआई के। ठीक है। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो क्या है, एप्लीकेशन का। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एप्लीकेशन का। मैगजीन और जर्नल उत्पादों के विज्ञापन के लिए उचित है। तो क्या है, विशिष्ट। क्या है, मैगजीन और जर्नल उत्पादों के विज्ञापन के लिए उचित है जहां समाज का एक विशेष वर्ग विशिष्ट प्रकार का उत्पाद खरीदता है। ठीक है। मानक विश्व के सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह के समायोजन का वादा करता है। तो कौन, डैश मानक विश्व के सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह के समायोजन का वादा करता है। तो कौन करता है, यूनिकोड। यूनिकोड मानव विश्व की सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह के समायोजन का वादा करता है। यूनिकोड प्रत्येक आहार के लिए एक विशेष संख्या प्रदान करता है, चाहे कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म प्रोग्राम अथवा कोई भी भाषा हो। इसकी आवश्यकता आधुनिक मानदंडों जैसे XML, जावा, ECMAScript, कोरबा और ये इसको लागू करने का आधिकारिक तरीका है। क्या है, तो ये इसका क्या आएगा, यूनिक कोड आएगा। मानव विश्व की सभी भाषाओं को पर्याप्त चिन्ह करने का समायोजन करने का वादा करता है। तो कौन करता है, यूनिकोड। डैश अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो क्या बनाता है, मेल मर्ज। ईमेल एक तरह का पत्र भेजने का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इस प्रणाली के प्राथमिक घटक को पोस्ट ऑफिस कहते हैं। तो इस प्रणाली के प्राथमिक घटक को क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां ईमेल के लिए हार्ड डिस्क आरक्षित होती है। मेल मर्ज अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। तो मेल मर्ज अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। क्या बनाता है, मेल मर्ज। एक रेखा प्रतिनिधित्व करती है दो अस्थिर के मध्य औसत व्यवहार को, जो डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रतिगामी रेखा। एक रेखा प्रतिनिधित्व करती है जो दो अस्थिर के मध्य औसत व्यवहार को, जो प्रतिगामी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिगामी रेखा। साधारणतः यदि जोखिम एक फर्म में अधिक शामिल है तो इसमें क्या आएगा, पूंजी की लागत ज़्यादा होगी। साधारणतः यदि जोखिम एक फर्म में अधिक शामिल है तो क्या होगा, पूंजी की लागत ज़्यादा होगी। पूंजी की लागत क्या होगी, ज़्यादा होगी। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है। तो अविकसित देशों में नरम ऋण क्या प्रदान करता है, IDA। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है IDA। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट
क्या करता है? आईडीए की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है। नरम ऋण प्रदान करता है कौन? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? आईडीए को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 को हुई थी। तो आईडीए की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में 24 सितंबर 1960 को। तो अब सितंबर चल रहा है भी, आ सकता है ये। 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। तो आईडीए का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और अविकसित देशों को नरम ऋण प्रदान करता है कौन? आईडीए। 24 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। मानव संपन्मूल योजना का उत्तरदायित्व लाइन और स्टाफ प्रबंधक दोनों पर। तो इसका क्या आएगा? दोनों पर है। इसका आएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट। फॉन्ट शैली पूछ रखी है, नहीं है। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? फॉन्ट शैली नहीं है। बोल्ड, इटैलिक और साधारणतः है फॉन्ट शैली है। हार्ड डिस्क में एक छोटा कार्यक्रम चलता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो क्या चलता है? हार्ड डिस्क में एक छोटा कार्यक्रम चलता है जब आप कंप्यूटर आरंभ करते हैं। तो क्या है? बूट क्षेत्र। क्या होता है ये? बूट क्षेत्र। कार्य विश्लेषण डैश की तैयारी को शामिल करता है। तो क्या करता है ये? कैश। क्या करता है ये? कैश। कार्य विश्लेषण कैश की तैयारी को शामिल करता है। कार्य विश्लेषण कैश की। इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या आएगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इंटरनेट उपकरण है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट उपकरण है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल कॉपी करने में इस्तेमाल किया जाता है। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को डैश लेआउट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका आएगा भाई ये फर्स्ट, QWERTY। QWERTY लास्ट में QWERTY। साधारण कीबोर्ड व्यवस्था को QWERTY लेआउट करता है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में एक वैध फार्मूला नहीं है? तो कौन सा नहीं है वैध फार्मूला? ये जो फर्स्ट है ये वैध फार्मूला नहीं है। एक विक्रेता ग्राहकों को उसकी ज़रूरत से मिलाने में मदद करता है। तो क्या मिलाने में मदद करता है? ये होगा उत्पाद। क्या एक विक्रेता ग्राहकों को उसकी ज़रूरत से मिलाने में मदद करता है? तो क्या? उत्पाद। डैश के ऊपर डैश की वृद्धि पूंजी है। तो क्या है? संपत्ति के ऊपर। संपत्ति के ऊपर बाहरी व्यक्तियों को देनदारी। संपत्ति के ऊपर बाहरी व्यक्तियों को देनदारी की वृद्धि पूंजी है। संपत्ति बाहरी व्यक्तियों को देनदारी की वृद्धि है। तो धन्यवाद भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत अच्छे से पूरा पेपर करवाया है।